नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट यूनिट में अभी तक हमने कवर किया है उन सब का एक समरी लेके चलिए, जिसमें हम स्टार्ट से स्ट्रक्चर ऑफ सी से और उसके कंपाइलेशन क्या हो कैसे होता है, उसमें डेटा टाइप्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, हर चीज़ का एक शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखते हैं तो एक तरह से आपके जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं हर लेक्चर आपका रिवाइज्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग से। जैसा कि पता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है। सबसे पहले हैश इंक्लूड लाइन लिखते हैं हम, जिसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसके बाद एक आ सकता है हैश डिफाइन, ठीक है, जो मैक्रो डिफाइन करने के लिए होता है। अभी इन सबको हम बताएंगे एक एग्जाम्पल से भी, ताकि आपको हर चीज़ अभी तक का जितना आपने क्लास में किया है हर चीज़ क्रिस्प क्लियर हो जाएगा। कैसे कंपाइलेशन करते हैं हम आपको एग्जाम्पल जो रन कराएंगे कंपाइल जीसीसी पे, कोड ब्लॉक पे और ऑनलाइन तीनों कंपाइलर पे भी रन करा के आपको दिखाएंगे कैसे प्रोग्राम रन कर सकते हैं आप। इसके बाद आता है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये जनरली होता है वेरिएबल डिक्लेयर के लिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है मेन, इंटीजर मेन, ये होता है आपका मेन फंक्शन। ठीक है, अभी इसका मीनिंग बताएंगे। इसके बाद मेन फंक्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक के अंदर लोकल डिक्लेरेशन, ये भी वेरिएबल डिक्लेरेशन ही होता है। ठीक है, इसके बाद कोई स्टेटमेंट हो सकता है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, ये कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, डॉट 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 डॉट। लास्ट में एक क्लोजिंग ब्रेस से पहले एक मुझे लगाना पड़ता है रिटर्न 0। ठीक है, तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का। इसमें सबसे पहली लाइन देखिए, हैश इंक्लूड जो लगता है ना, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहा जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी सी प्रोग्राम जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले हम हैश जो सिंबल है, स्पेशल सिंबल, इससे यूज़ करेंगे और यहाँ लिखते हैं इंक्लूड। इंक्लूड के साथ में हम यहाँ पे जब प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। वो हेडर फाइल जब भी आप कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, उस टाइम हेडर फाइल सिस्टम में आ जाता है आपके। तो जो हेडर फाइल हम यहाँ यूज़ करेंगे वो इसी प्रोग्राम, उस हेडर फाइल को इस प्रोग्राम में कॉल कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, ये सारे स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका math.h, ये भी आता है, ये भी होता है, string.h, ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं जिसका मुझे प्रोग्राम में यूज होता है, हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो ये तो काम हो गया हैश इंक्लूड का, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद आता है हैश डिफाइन। हैश डिफाइन में मैक्रो डिफाइन करते हैं। मैक्रो डिफाइन मतलब यहाँ पे भी एक तरह से वेरिएबल का नाम, जैसे हम आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं हैश डिफाइन कोई भी मैक्रो का नाम। यहाँ पे हम सपोज ले लिया जैसे पाई। ठीक है, स्पेस देखिए, स्पेस देखिए होगा, स्पेस देखिए, फिर मैंने ले लिया यहाँ पे 3.14। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे मैक्रो डिफाइन कर लिया, और अब पाई कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम लिखेंगे ऑटोमेटिक ये वैल्यू वहाँ पे उठा लेगा। ठीक है, यहाँ पे
इंटीजर वैल्यू हो सकता है, कोई फ्लोट वैल्यू, कोई भी तरह की वैल्यू यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग भी हम लिख सकते हैं, कोई एक वर्ड लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे वो प्रोग्राम में कॉल कर लेगा। हम जब रन कराएंगे तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप चेक करेंगे चेंज करके, जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वही चीज़ है। हम जैसे लिख दें यहाँ पे इंटीजर नंबर 1 num1 और इसकी वैल्यू हमने लिया 10। तो मतलब कि यहाँ पे जैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, यहाँ पे नम ले लिया वैल्यू, ठीक है, नम ले लिया आपका वेरिएबल, इसके अंदर 10 असाइन कर दिया और यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। इसके बाद आपका इंटीजर मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन ध्यान दीजिए, किसी भी सी प्रोग्राम में केवल एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, मोर देन वन नहीं हो सकता, और ऐसा भी कोई सी प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें मेन फंक्शन हो ही ना। तो मतलब मेन फंक्शन रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है और एक ही बार यूज होगा, क्योंकि सारा प्रोग्रामिंग इसी मेन फंक्शन के अंदर होता है और हम इसको एक तरह से सी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट पॉइंट भी यहीं से कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हर प्रोग्राम में आप देखेंगे, किसी भी प्रोग्राम में जब हम कोई प्रोग्राम रन कराते हैं तो ये लाइन तो जनरली हमेशा रहेगा, क्योंकि हैश इंक्लूड stdio.h के अंदर जनरली सिस्टम में इनपुट जो आपका कंपाइलर है वहाँ पे इनपुट कैसे लेगा, आउटपुट कैसे लेगा, वो डिफाइंड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इनपुट आउटपुट कैसे लेना ये डिफाइन होता है इसके अंदर। तो जब प्रोग्राम आप लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ इनपुट आउटपुट देंगे ना, तो अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे वो काम नहीं करेगा। तो ये एक तरह से समझिए कंपलसरी पार्ट है, हर प्रोग्राम में आपको लिखना है। बाकी जो math.h होगा, string.h, ये ऑप्शनल है, जब जरूरत हो तो आप लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। हैश डिफाइन भी ऑप्शनल है, अगर ये ज़रूरत है तो लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। ग्लोबल वेरिएबल भी ऑप्शनल है, अगर आपको रिक्वायर्ड है प्रोग्राम बनाते टाइम तब लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए, ठीक है। इसके बाद जो मेन फंक्शन है ये कंपलसरी है, मेन आपका होगा मेन फंक्शन, इसके अंदर ही सारी आपकी प्रोग्रामिंग होगी। मतलब यहीं पे आपको लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, यहीं पे कोई फार्मूला वाली लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हर चीज़ आपकी इसी के अंदर होगा। जैसे लोकल वेरिएबल डिफाइन करना है तो सिमिलर यही फॉर्मेट होता है डिफाइन करने का, इसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट लिखना है, जैसे हमको लिखना है printf वेलकम टू सी, ठीक है, सेमीकोलन। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखना है तो। प्रिंटअप जनरली मतलब होता है आउटपुट के लिए यूज करते हैं हम, जब कुछ आउटपुट लेना हो तो प्रिंटअप यूज करते हैं, और जब इनपुट लेना होता है तो हम स्कैनअप यूज करते हैं, स्कैनअप इस तरह से। और ये दोनों इनपुट आउटपुट जो मैंने बताया, ये दोनों डिफाइंड कहाँ होते हैं, stdio.h के अंदर, तभी ये इनपुट आउटपुट काम करेगा आपका। एक्सप्रेशन, जैसे कोई फार्मूला लिखना है, जैसे आप लिख दिए ऐसे सम इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशंस और भारी फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो ध्यान देना कि इसके अंदर जो बॉडी के अंदर है, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट होंगे, लोकल वेरिएबल्स होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, और लास्ट में जो रिटर्न जीरो, सबको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होगा आपको। ये सेमी कॉलन कंपलसरी है, अगर इसको नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा, वहाँ पे एरर्स आएंगे, ठीक है। अब क्लोजिंग से जस्ट पहले रिटर्न जीरो हम लिखते हैं। क्यों जीरो का मतलब है यहाँ पे कि जैसे ही आपका कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो उसकी वैल्यू होती है जीरो। जीरो इंडिकेट करता है कि सक्सेसफुली रन कर गया है, कोई इसमें एरर नहीं आया। एरर के अलावा अगर कोई वैल्यू, अगर जीरो के अलावा कोई वैल्यू वहाँ पे आती है तो उसका मतलब है कि रन करने में कोई न कोई एरर आया है और वही रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे जीरो रिटर्न करेगा, ध्यान दीजिए ये जीरो इंटीजर टाइप में आता है, अगर यहाँ पे मेन के पास जीरो रिटर्न किया मतलब सक्सेसफुली काम कर रहा है, और अगर जीरो की जगह कुछ और रिटर्न किया तो मतलब वहाँ पे एरर है, ठीक है। ये आपको समझ गया। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल सा, उस प्रोग्राम को फिर से एक बार देखेंगे तो कैसे आपको क्या क्या चीज़ कहाँ पे आ रहा है वो भी और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल सा, और फिर उसको रन करके भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, हैश
इंक्लूड stdio.h। स्पेलिंग का ध्यान रखना, अगर स्पेलिंग गलती होगा तो एरर्स आएंगे। यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता, ध्यान देना। इसके बाद हमने एक हैश डिफाइन ले लिया, हैश डिफाइन ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया इसकी डिफाइन, यहाँ पे जो मैक्रो का नाम ले लिया पाई, और यहाँ हमने ले लिया इसकी वैल्यू 3.14 स्पेस के साथ, और यहाँ पे सेमी कॉलन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, चलिए इंटीजर आर, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। इसके बाद हमने इंटीजर मेन, और मेन की ओपनिंग और क्लोजिंग तो होगी, आपको क्लियर है, मेन का हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने ले लिया एरिया इंटीजर, हम फ्लोट ले लेंगे यहाँ पे, चलिए एक डेटा टाइप्स और ले लेते हैं हम यहाँ पे, फ्लोट एरिया स्पेस के बाद फ्लोट स्पेस एरिया, और हम यहाँ पे सेमीकोलन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट ऑफ इंटर एरिया ऑफ सर्किल। ध्यान देना, ये सिंपल प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्किल निकालने का। हम इसमें ट्राई करते हैं कि जितने भी आपका अभी हमने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम नोटेशन, वो सारे यहाँ पे यूज हो जाएं, तो इससे आपको क्या होगा, एक दिमाग पिक्चर बन जाएगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमने ले लिया स्कैन ऑफ %d एंड r, ठीक है। एक बार प्रोग्राम लिख लेते हैं, इसके बाद फिर डिटेक्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो हम पाई मल्टीप्लाई बाई आर दो बार कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे किसको, इसी एरिया को प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑफ एरिया इक्वल टू %f, और कॉल कहाँ से करेगा, एरिया से, एरिया, इसको सेमीकोलन से, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न 0, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को समझना है, आप देखिए हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड studio.h लिया है। studio.h में जो है हैश इंक्लूड studio.h में हेडर फाइल है, और इस हेडर फाइल में दो चीज़ आपके डिफाइंड होते हैं, एक प्रिंटफ और दूसरा स्कैनफ। तो कितने प्रिंटफ हैं, दो बार प्रिंटफ हैं और एक बार स्कैनफ है। मतलब प्रिंटफ का काम क्या है, वो कैसे काम करता है, स्कैनफ का काम क्या है, कैसे काम करता है, इसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखते तो हमारा ये तीनों लाइन जो है काम नहीं करता प्रॉपरली, और फिर प्रोग्राम नहीं बन पाता, ठीक है। तो studio.h का काम हो गया, यही आपका हो गया क्या, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। इसके बाद हमने मैक्रो डिफाइन किया। मैक्रो डिफाइन क्या कर दिया हमने, पाई नाम का मैक्रो डिफाइन किया, जिसकी वैल्यू 3.14 ले लिया। अब सिंपल सा मतलब है कि ये जब प्रोग्राम रन करेगा तो यहाँ पे एक पाई नाम का वेरिएबल मेमोरी बनेगा पाई, और यहाँ वैल्यू जाएगी 3.14। जहाँ पे हम पाई को कॉल करेंगे तुरंत वैल्यू यहाँ से उठ के चला जाएगा उसके बाद, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे जब हम मैक्रो डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखते, मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखते। सिंपली ये जो भी चीज़ हम डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू वो डिफाइन कर लेगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। मतलब अब यहाँ पे मेमोरी का कंसेप्ट आ गया। अब ध्यान दीजिए मेमोरी कैसे लेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएगा और यहाँ पे वैल्यू किस टाइप का स्टोर करेगा, केवल इंटीजर टाइप का, मतलब पॉजिटिव वैल्यू
पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकता है इंक्लूडिंग जीरो। इसके अलावा पॉइंट वाला वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकता। मतलब इसका नाम हमने दे दिया आर, देखिए आर ही लिया था यहाँ पे। यहाँ पे किस टाइप वैल्यू आ सकती है, इंटीजर। अब वैल्यू यहाँ पे आएगी, कब आएगी, बाद में आएगी। जब भी आएगी मतलब यहाँ पे जैसे 10 हो गया या फिर 20 हो गया या फिर 20 यहाँ पे आ जाए, ठीक है, या फिर 0 आ जाए, यहाँ पे -10 आ जाए, कुछ भी वैल्यू ऐसे आ सकता है यहाँ पे। लेकिन ध्यान देना कभी भी पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी। मतलब आर है तो यहाँ पे 3.6 या 10.5 कुछ ऐसे पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ पाएगी क्योंकि इंटीजर टाइप का है। तो अभी हम फिलहाल जो प्रोग्राम करता है उसको लेकर चलते हैं। अभी हमने वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल, हमने इस तरह से मेमोरी में ब्लॉक ले लिया। किस टाइप का, इंटीजर। तो इंटीजर मतलब यहाँ पे स्पेस लेगा आपका 4 बाइट। ये कितनी बाइट स्पेस लेगा, 4 बाइट, ठीक है। अब 4 बाइट क्या होगा, इसका एक पहला बाइट यहाँ पे होगा, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, 4 बाइट, इस तरह से होगा। सपोज करो फर्स्ट बाइट का एड्रेस है 101, तो दूसरे का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 102, 103, 104, ठीक है। और जब भी हम इसके अगर आइडेंटिफाई देखेंगे इसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस हमेशा जो फर्स्ट बाइट होता है इसी को हम कहते हैं एड्रेस ऑफ आर। मतलब इस आर का एड्रेस क्या होगा, जो इसके फर्स्ट बाइट का मेमोरी लोकेशन होगा। हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है। जैसे अगर हम रियल लाइफ में देखें तो आप भी अगर देखें तो कहीं भी रहते होंगे, लेकिन आपका भी तो एक घर का एड्रेस है और उसी एड्रेस पे आप आते हैं हमेशा। आप कहाँ मिलेंगे, हमेशा एड्रेस पे। ऐसे ही अगर कोई वैल्यू सर्च करना होगा आर की वैल्यू उसके एड्रेस पे सर्च करेगा, इसकी वैल्यू क्या है। फिलहाल अभी यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट नहीं दिया है, केवल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये सिनेरियो रहेगा। इसके बाद आया आपका इंटीजर मेन। मेन मतलब मेन फंक्शन है और यहीं से सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ। ध्यान रखना मेन कभी हम टर्मिनेट नहीं करते सेमीकोलन से, तो यहाँ पे टर्मिनेट मत करना, सेमीकोलन नहीं लगाना। इंटीजर इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे ये मेन फंक्शन जो रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा। और रिटर्न क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रिटर्न जो 0 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 0 आएगा मतलब सक्सेसफुली प्रोग्राम रन होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। और 0 यहाँ रिटर्न करते ही आपका कंपाइलेशन बंद होगा और बता देगा सक्सेसफुली सारा काम कर रहा है। अगर ये कहीं पे एरर होगा तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा और वो क्या बताएगा, यहाँ पे एरर। फिर जब एरर करेक्ट करेंगे तब आपका प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली लाइन देखिए फिर से आ गया फ्लोट एरिया। फ्लोट एरिया मतलब यहाँ पे अब जो एरिया है इसका डेटा टाइप चेंज हो गया। अब मेमोरी में फिर कैसे लेगा, मेमोरी में ऐसे लेगा, यहाँ पे एरिया, इसका नाम ले लिया है। यहाँ पे वैल्यू किस टाइप की आ सकती है, फ्लोट टाइप की। मतलब यहाँ पे दशमलव वाला नंबर आ सकता है, जैसे 10.5, 11.326, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू फोर्सफुली यहाँ पे एंट्री करेंगे, अगर हम केवल 10 यहाँ पे एंट्री करें तो जब स्टोर करेगा तो ऑटोमेटिक 0 लगा लेगा, 10.00, ठीक है। दूसरा, बाय डिफॉल्ट जो फ्लोट होता है वो हमेशा पॉइंट के 6 प्लेस तक, मतलब 0.00000 या कुछ यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 6 प्लेस तक की वैल्यू लेता है बाय डिफॉल्ट। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं पॉइंट के बाद जब आउटपुट लेगा या तो वही 1 2 3 4 5 6 प्लेस तक वैल्यू देगा। इसको हम कंट्रोल करने के लिए जब हम %f लगाएंगे तो इसके पहले %f के पहले हम ऐसे लिख सकते हैं %.2f, मतलब अब यहाँ पे 2 प्लेस तक वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो समझ में आया। एरिया सर्किल का क्या हुआ, एरिया की फार्मूला इस तरह से हो गया। अभी यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं आया तो यहाँ भी ब्लैंक है। नेक्स्ट चलिए, अब स्कैनअप वाली लाइन है, स्कैनअप %d। ध्यान दीजिए स्कैनअप के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन लिखा हुआ है, डबल कोटेशन यहाँ भी है, डबल कोटेशन यहाँ भी है। तो इसका मतलब सिंपली होता है स्ट्रिंग। ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। हम थोड़ा सा रिमूव करें इसको। अब यहाँ पे देखिए जो डबल कोटेशन था इसका और डबल कोटेशन, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में ही क्लोज होता है। अब यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं उसके अंदर या तो सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं या फिर कुछ ऐसे कंट्रोलिंग के साथ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे %d लिख दिया तो यहाँ पे कुछ वहाँ पे कंट्रोल स्पेसिफायर लग गया, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे %d का मतलब क्या है, इंटीजर। जब भी जो वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम वैल्यू एंट्री कर रहे हैं किसके पास, स्कैनअप मतलब होता है इनपुट और प्रिंटअप मतलब होता है आउटपुट। तो हम इनपुट किसके पास ले रहे हैं, आर के पास। और आर के किस प्लेस पे, ये जो m% है इसको ये एड्रेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ आर। तो आर के एड्रेस पे ही वैल्यू स्टोर करेगा और किस टाइप की वैल्यू लेगा, %d मतलब इंटीजर टाइप की। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 10, सपोज एग्जांपल मैंने क्या लिया 10, तो किसके पास स्टोर किया, इस 10 इस एड्रेस पे आर की वैल्यू स्टोर कर लिया, ठीक है।
अब नीचे आइए, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशंस क्या दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर, पाई आर स्क्वायर ही होता है सर्किल का एरिया। तो अब यहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करेगा, पाई की वैल्यू कितना ले लिया, पाई की देखिए जैसे यहाँ पाई आया, इस पाई की वैल्यू क्योंकि हमने डिफाइन पहले कर रखा है तो यहाँ वैल्यू उठा कर रख देगा पाई, और इसके बाद आर आर को मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब जो बनेगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्या आ जाएगा रिजल्ट, 314, यही आ जाएगा 314, ये आपका आएगा रिजल्ट। ठीक है, अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर आउटपुट ले रहे हैं तो आउटपुट क्या लिखे आएगा, एरिया इक्वल टू परसेंट ऑफ एरिया, मतलब जो स्क्रीन होगा, सपोज आपका कंप्यूटर स्क्रीन ये है, कंप्यूटर स्क्रीन ये है, तो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन का समझिए काम कैसे कर रहा है, प्रिंटर फाइल लाइन लिख के आएगा, प्रिंटर मतलब आउटपुट है, तो ये भी स्क्रीन पे लिख के आएगा ऐसे, इंटर एरिया ऑफ सर्किल। आप यहाँ पे सपोज एंट्री किए 10 और इंटर प्रेस किए, इंटर प्रेस करते 10 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे स्टोर हो गई, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जस्ट स्कैनअप काम करेगा ना, तो स्कैनअप में जैसे 10 दिए, स्कैनअप ने काम किया, इनपुट ले लिया, अब कैलकुलेशन किया फार्मूला से, एरिया की वैल्यू कितनी होगी 314, तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे क्या लग दिया 314, लेकिन ध्यान देना एरिया किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो मैंने बताया था ना कि अगर डायरेक्टली वैल्यू आएगा तो ये बाय डिफॉल्ट 0000 प्लेस कर लेगा 0.6 प्लेस तक, क्योंकि फ्लोट में स्टोर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको प्रिंट करेगा, जब प्रिंट करेगा तो ये भी देखिए एरिया और परसेंट एफ टाइप में प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे जब आउटपुट आएगा तो क्या लिख के आएगा, यहाँ पे एरिया इक्वल टू, इस पॉइंट एफ की जगह आपकी वैल्यू आ जाएगी कौन सी, 314.00006 टाइम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये काम कर लेगा। क्लियर है, कोई डाउट, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या क्या आप देखें, एक तो आप समझ गए कि यहाँ पे हैश इंक्लूड सबसे पहले लिखते हैं स्टूडियो, हैश डिफाइन मैक्रो भी समझ गए आप, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ गए, लोकल और ग्लोबल, यहाँ पे इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, फ्लोट क्या है, डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको प्रोग्राम रिक्वायर्ड में लिख सकते हैं। प्रिंटअप का मतलब होता है आउटपुट, स्कैनअप का मतलब होता है इनपुट। ठीक है, रिटर्न जीरो कब लिखाता है, रिटर्न जीरो का मतलब जब प्रोग्राम करेक्टली इनपुट करेक्ट होगा, कोई एरर नहीं होगा तो जीरो रिटर्न करेगा और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर जाएगा। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे दो चीज़ और समझना होगा आपको, ये अब कंपाइलेशन कैसे करता है। अब मैं ये चीज़ आपको और बता दूँ इसी के साथ साथ, ताकि पूरे चैप्टर का आपका एक ओवरव्यू मिल जाए और हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। जैसे ये प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम को जब हम सिस्टम पे प्रोग्राम टाइप करेंगे, ध्यान देना प्रोग्राम किस पे टाइप करते हैं हम, नोटपैड पे इसको हमने टाइप किया, ये सपोज नोटपैड है, यहाँ मैंने इस पूरे प्रोग्राम को टाइप कर लिया। ठीक है, हालांकि हम 3 तरीके से आपको प्रोग्राम रन करना बताएंगे, तो एक नोटपैड वाला भी जो जीसीसी कंपाइलर यूज़ करता है, कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे उसके अंदर ही नोटपैड आता है, तो वहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं। जब ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी अपना खुद का नोटपैड आता है, वहाँ डायरेक्टली हम प्रोग्राम लिख के रन कर सकते हैं। अभी जो हम बता रहे हैं एक बेसिक कंसेप्ट है, जो कि जनरली आप इसको समझ जाएंगे कैसे काम करता है। नोटपैड में हमने प्रोग्राम लिखा, इसके बाद इसको हम देते हैं किसके पास, कंपाइलर के पास। किसके पास जाता है, कंपाइलर। कंपाइलर काम क्या है, कंपाइलर काम क्या, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में कंपाइलर काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो कंपाइलेशन यहाँ पे क्या काम करता है सी प्रोग्राम के केस में, क्योंकि ये सी लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम लिखा है, किस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो सी लैंग्वेज को कंपाइलर कन्वर्ट करता है किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। किसमें करता है, असेंबली लैंग्वेज में। अब असेंबली लैंग्वेज में आ गया तो इसको ध्यान देना कि असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली तो आपका कंपाइलर समझ नहीं पाए, सिस्टम समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सिस्टम हमेशा मशीन किसको समझता है, 0 और 1 को। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज ध्यान देना, जब असेंबली में कन्वर्ट कर दिया कंपाइलर, तो हर सिस्टम में जैसे आपका विंडोज होगा, लाइनक्स होगा, मैक होगा, हर सब का अपना खुद का एक असेंबलर होता है। अब वो असेंबलर क्या करेगा, इस असेंबली लैंग्वेज को जो इसमें कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट कर देगा .obj ऑब्जेक्ट फाइल में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, .ऑब्जेक्ट फाइल में। कौन करता है, असेंबलर। यहाँ पे किसमें, यहाँ क्या लगेगा, असेंबलर
असेंबलर क्या करेगा, इस असेंबली लैंग्वेज को डॉट ओबीजे फाइल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? अब डॉट ओबीजे फाइल यहां पे बन गया। अब ये ओबीजे फाइल जो ऑब्जेक्ट फाइल बना, ये जाता है आपका लिंकर के पास। लिंकर लोडर दो कंसेप्ट आते हैं। लिंकर क्या करेगा, इसकी डॉट ईएक्सी फाइल बनाता है। क्या? डॉट ईएक्सई। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसे डॉट ईएक्सी फाइल बनता है। और डॉट ईएक्सी फाइल बनेगा और साथ में जो प्रोग्राम में यहाँ पे हैश इंक्लूड था या फिर हैश डिफाइन था, ये सबको प्रोग्राम में लिंक करता है। क्योंकि मैंने बताया ना, मेन प्रोग्रामिंग सी का मेन से स्टार्ट होता है, तो जो इसके आउटर में होंगे उसको वो लिंक करता है। तो लिंक करने का काम भी लिंकर करता है और डॉट ईएक्सी फाइल बनाता है। अरे डॉट ईएक्सी फाइल बनते ही ये कहाँ स्टोर होगा, आपके हार्ड डिस्क में, जहाँ पे सी ड्राइव या जिस ड्राइव में आपका जीसीसी कंपाइलर इंस्टॉल्ड होगा वहाँ पे स्टोर कर देगा। मतलब आपका डॉट ईएक्सी फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया। जब हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, अब इसी प्रोग्राम को, जो डॉट ईएक्सी फाइल है, इसी को हम रन करते हैं तो मुझे आउटपुट आता है। जब हम इसको रन करेंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि कंपाइलर या कोई भी सॉफ्टवेयर कभी भी डायरेक्टली हार्ड डिस्क पे काम नहीं करता, वो हमेशा काम करता है रैम पे। तो हार्ड डिस्क से किस पे, रैम पे लाने का काम करता है लोडर। मतलब लोडर अब उसको हार्ड डिस्क में जो डॉट एक्सी फाइल आया था वो रैम पे लाएगा लोड करके, और इसके बाद लोड होते ही आपका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सिनारियो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए इसको हम प्रोग्राम भी रन करके देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे वो काम कर रहा है। ठीक है, देखिए आपको सिस्टम का डेस्कटॉप दिख रहा होगा। हमने क्या किया है, जीसीसी कंपाइलर यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। जाहिर बात है आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जीसीसी कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करना है। सिंपली गूगल सर्च करेंगे जीसीसी कंपाइलर, पहला लिंक आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद देखिए हमने क्या किया, हम डेस्कटॉप पे ही, यहाँ पे जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप आप कहीं भी बना सकते हैं, किसी भी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए सी प्रोग्राम नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। मतलब सी प्रोग्राम जो भी लिखेंगे हम इसी के अंदर लिखेंगे। अब जब सी प्रोग्राम का हमने सॉफ्टवेयर बना दिया था, फोल्डर बना लिया, तो इसी के अंदर हम सी प्रोग्राम लिखेंगे अपना। देखिए यहाँ पे सी प्रोग्राम, अभी हम यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम आपका जो एरिया वाला था हमने पहले से लिख के रखा है। एक ईएक्सी फाइल पहले से बना हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे काम कर रहा है। चलिए हम ये प्रोग्राम भी डिलीट कर, केवल एक ही प्रोग्राम रख रहे हैं यहाँ पे, area.c। ध्यान देना, कोई भी प्रोग्राम जब आप सी प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसको सेव करने के लिए आपको हमेशा .c फॉर्मेट में ही सेव करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपरली काम करता है। ठीक है, देखिए सेम प्रोग्राम है यहाँ पे, जो मैंने प्रोग्राम वहाँ बताया, इंक्लूड है, डिफाइन है, इंटीजर आर ग्लोबल वेरिएबल है, इंटीजर मेन है, इसके अंदर फ्लोट एरिया ले लिया, प्रिंटफ सर्किल ले लिया इनपुट के लिए, स्कैनअप इनपुट आर में स्टोर करा दिया, एरिया कैलकुलेट किया, प्रिंट किया, रिटर्न किया। ठीक है, सेम प्रोग्राम है। हमने इसको किस नाम से सेव किया है, area.c नाम से। ध्यान देना, शॉर्टकट में बताऊं रन करने के लिए, जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, क्या नाम है, जीसीसी इंस्टॉल हो जाएगा, जहां पे आपका प्रोग्राम सेव है, जैसे मेरा प्रोग्राम कहाँ सेव है, डेस्कटॉप पे सी प्रोग्राम फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे जो पाथ का पाथ आता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है आपका cmd, तो तुरंत कमांड प्रॉम्प्ट यहीं पे ओपन हो जाएगा और उसी लोकेशन पे, मतलब जिस लोकेशन में आपका प्रोग्राम था। अदरवाइज आपको cmd ओपन करके इस लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट यही है कि डायरेक्टली आप cmd करके यहाँ से इस पे पहुँच सकते हैं। अब जैसे यहाँ पहुँचें तब देखिए आपको मैं साथ साथ दिखाऊँ भी आपको, हमारा जो प्रोग्राम था किस नाम से था, area.c नाम से प्रोग्राम था यहाँ पे। अब area.c प्रोग्राम को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, gcc लिखेंगे, gcc कंपाइलर था तो gcc लिखेंगे, gcc, और हम लिखेंगे area.c, इसी नाम से है, तो हमने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करते देखिए कोई एरर नहीं आया, कोई एरर आता तो यहाँ पे लिस्ट आ जाता एरर का, और यहाँ पे एरर नहीं आया, सक्सेसफुली रन कर गया। अब देखिए रन करते ही आप देखे होंगे कि यहाँ पे फोल्डर में एक यहाँ पे फाइल बन गया a.exe का। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये प्रोग्राम हमने किस पे लिखा, प्रोग्राम हमने लिखा नोटपैड पे। जैसे ही मैंने जीसीसी से कंपाइल किया, कंपाइल करते ही उसने क्या किया, असेंबली कोड में कन्वर्ट किया। असेंबली कन्वर्ट करते ही हमारे डेस्कटॉप में क्या है, ऑलरेडी विंडोज इंस्टॉल्ड है, विंडो का असेंबलर, विंडो में असेंबलर होता है, उसका असेंबलर उसको क्या किया, ओबीजे फाइल में कन्वर्ट किया, .obj फाइल में, और तुरंत लिंकर काम किया और उसको ओबीजे फाइल किस में बना दिया,
डॉट exe फाइल में, तो a.exe फाइल नाम का बना दिया। अब ये कहाँ पे सेव है, ध्यान दें डेस्कटॉप पे सेव है, और डेस्कटॉप भी आपका हार्ड डिस्क में ही होता है सिंपल सा, तो यहाँ पे सेव हो गया। अब जब प्रोग्राम रन करने जाएंगे तो रन करते टाइम अब यहाँ पर लोडर का काम आएगा, रन करेंगे इसी पे, इसी कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, हम केवल सिंपल इस फाइल को a.exe है इसको कॉल करेंगे। हमने लिखा यहाँ पे a और किया इंटर, इंटर करते देखिए अब यहाँ पे क्या क्या काम हुआ। सिंपली पहले इसको a.exe को इसको लोड किया, कौन लोड किया, लोडर, लोडर ने लोड किया रैम पे, रैम पे लोड करने के बाद तुरंत आपका प्रोग्राम रन किया और यहाँ पे आ गया इंटर द एरिया ऑफ सर्किल। इंटर द एरिया ऑफ सर्किल हमने क्या दिया, हम सपोज के लिए यहाँ पे 10 दे दिए, 10 दे दिए, तो आपका देखिए आउटपुट क्या आया, तो 10 दे दिए तो सेम आउटपुट आया जो पिछले आया था, मतलब 3.14 मल्टीप्लाई बाई, कैसे काम किया देखिएगा, समझ लीजिए। यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा हम इस साइड में कर देते हैं, ठीक है, कैसे काम किया देखिए। 3 पाई की वैल्यू कितनी थी, 3.14 थी पाई की वैल्यू, 3.14 पाई की वैल्यू थी, ठीक है, और इंटीजर आर था, आर के पास हमने स्टोर करा दिया था वैल्यू कितना 10, और जब कैलकुलेट करेंगे तो इन होगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर मतलब 314 पॉइंट, देखिए यहाँ पे कितने टाइम दे दिया, 6 प्लेस तक, मैंने बताया ना बाय डिफॉल्ट 6 प्लेस तक देता है। अब इसी में अगर हम चेंज कर दें प्रोग्राम को, ध्यान ये प्रोग्राम में चेंज करके भी आपको दिखाता हूं मैं, और एरर बताता हूं एरर कैसे आता है। चलिए यहाँ पे सक्सेसफुली रन करके आउटपुट आ गया। इसके बाद देखिए अगर हम इसी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करें, चलिए इसी प्रोग्राम में हम यहाँ पे चेंज कर दें, हम यहाँ पे सेमीकोलन हटा देते हैं यहाँ से, और 2 जगह सेमीकोलन हटा देते हैं, ठीक है। अब हमने 2 जगह सेमीकोलन हटा दिया, ठीक है, हमने 2 जगह से क्या किया, सेमीकोलन हटा दिया, प्रिंटफ है और स्कैनफ है लाइन से। तो अब इसको हम जब रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, देखिए क्या आता है, हमने फिर से वही कोड लिखा gcc area.c, और जब कंपाइल किया, इसको सेव करेंगे, पहले भी सेव नहीं किया, इस फाइल को हम सेव करेंगे और फिर से हम जब इसको कंपाइल करेंगे, देखिए एरर आया, यहाँ पे एरर आ गया, एरर लिख के क्या आया, प्रिंटफ एरिया ऑफ सर्किल, यहाँ पे पॉइंट कर रहा, मतलब सजेशन दे रहा है आपको सेमीकोलन यहाँ होना चाहिए था, स्कैनफ और लाइन में भी दिक्कत है, तो दोनों में आपको क्या करना होगा, करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ करेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ भी सेमीकोलन लगाएंगे और इसको सेव करेंगे, ठीक है, और फिर से इसको जब रन करेंगे देखिए आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, सक्सेसफुली रन कर गया, कोई एरर नहीं आया। और फिर a.out को हम कॉल कर लेंगे, a को कॉल कर लेंगे, आपका मांग लिया, इंटर कर दिया हमने, यहाँ पे 5 इंटर करते, 5 के हिसाब से आप क्या 78.500। ऐसे ही एरर को आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कैसे कैसे एरर आता है, जो भी अगर यहाँ पे इस प्रोग्राम में कहीं भी कोई मिस्टेक होगा तुरंत आपको एरर आ जाएगा। तो जीसीसी के थ्रू आपने देख लिया जीसीसी कैसे कंपाइल होता है। बाकी 2 कंपाइलर और हैं, आपका कोड ब्लॉक आप सिंपली सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन बताया था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल होगा, तो वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे और उस पर सिंपली आप प्रोग्राम जो लिखा हुआ है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और रन करेंगे, इजीली रन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन का, ऑनलाइन gdb.com बहुत अच्छा कंपाइलिंग वेबसाइट है। इसको जैसे गूगल पे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप कोड लिखेंगे और रन पे क्लिक करेंगे, प्रॉपरली आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप ब्राउज़र पे कहीं भी, मोबाइल पे, टैबलेट पे, डेस्कटॉप पे कहीं भी रन करके देख सकते हैं बहुत इजीली, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको जो प्रेफर करना हो कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने लेक्चर में ज़्यादातर कोशिश करेंगे ऑनलाइन के साथ, ऑनलाइन कंपाइलर का ईजी तरह से यूज़ करते हुए चलेंगे, और जीसीसी भी बीच में भी ज़रूरत पड़ेगा तो जीसीसी का यूज़ हम कर लेंगे। तो मैं ऑनलाइन वाला आपको दिखा देता हूँ, ऑनलाइन वाला कैसे होगा। देखिए वेबसाइट जैसे ओपन करेंगे onlinegdb.com, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना आप, सी लैंग्वेज जो भी प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है सिंपली यहाँ पे आप उसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे प्रोग्राम था जो आपको दिख रहा था, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे भी सब अलग अलग कलर में दिखेगा। एरर होगा तो जाहिर बात है हाईलाइट करेगा। अब यहाँ सिंपली रन पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपका जैसे वाला कंसेप्ट मैंने बता रहा था कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट जाके जीसीसी करना होगा, फिर आउटपुट उसको कॉल करना होगा, यहाँ पे सब कुछ एक ही प्लेस हो जाता है। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है आपका ऑनलाइन कंपाइलर। बस यहाँ पे नेट की जरूरत होगी, नेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए सिस्टम में। जैसे इंटर द एरिया, देखिए रन किया मैंने, आ गया इंटर द एरिया ऑफ सर्किल। हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं सपोज 10,
जैसे इंटर करेंगे 10, देखिए आपका एरिया इक्वल टू क्या था 314, यहाँ पे भी आउटपुट आ गया। तो हमने दो तरीके से आपको यहाँ बता दिया, जीसीसी और ऑनलाइन का। कोड ब्लॉक आप खुद से ट्राई कीजिए, हो पाता है या नहीं हो पाता कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।